हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको आपके आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो का प्रत्येक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आपको काफ़ी ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको पहले खुद से ट्राई करना है। अगर इस वीडियो में पूछे गए प्रश्न आपसे नहीं भी बनते हैं तो इस वीडियो के बाद आपसे बनने लगेंगे, इसलिए वीडियो को आपको काफ़ी ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न में पूछे गए फैक्ट के अलावा मैं आपको और भी अतिरिक्त जानकारी देते हुए चलूँगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जल को धारण करने की क्षमता किसमें उच्चतम होती है? जल को धारण करने की क्षमता इसमें उच्चतम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृणम मृदा। मृणम मृदा मतलब क्ले सॉइल जो होती है उनमें जल को धारण करने की क्षमता उच्चतम होती है, इसीलिए इस मृदा का उपयोग कमल के पौधे के लिए किया होता है। मतलब कमल के पौधे के लिए इस प्रकार की मृदा उच्चतम श्रेष्ठतम मानी जाती है। ठीक है, ये प्रश्न हमने पिछली वाली वीडियो में ही पढ़ा था, तो आपको याद रखना है जल को धारण करने की क्षमता मृणम मृदा में उच्चतम होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सक्रिय आपंग की प्रक्रिया में भुक्तशेष जल का उपचार किसके साथ अंतर्निहित है? तो सक्रिय आपंग की प्रक्रिया में भुक्तशेष जल का उपचार वायवीय जीवाणु के साथ अंतर्निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय आपंग की प्रक्रिया में भुक्तशेष जल का उपचार वायवीय जीवाणु के साथ अंतर्निहित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु को समान गति से संचालित रखने के लिए आवश्यक बल का माप संस्तर है। वस्तु को समान गति से संचालित रखने के लिए जो आवश्यक बल का माप संस्तर होता है वो सर्पिल घर्षण के कारण होता है। ठीक है, तो वस्तु समान गति से संचालित रहती है तो इसका कारण होता है सर्पिल घर्षण के कारण होता है। घर्षण के एग्जाम्पल का ये 6वां से 7वां क्वेश्चन होगा, इसलिए घर्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आपको सभी टाइप पढ़ लेना, जैसे सर्पिल घर्षण हो गया, स्थैतिक घर्षण हो गया, तरल घर्षण, बेलन घर्षण। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गर्मियों के दौरान कैंपिंग के स्थान पर काले कपड़े से बने टेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि? तो गर्मियों के दौरान कैंपिंग के स्थान पर काले कपड़े से बने टेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि काला रंग जो होता है ऊष्मा को अधिकतर अवशोषित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और काला रंग जब ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो एक तो ऐसे ही गर्मी के दिन है, तो गर्मी में हमें और ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए हमें ऐसा रंग चाहिए जो ऊष्मा को परावर्तित कर दे और ऊष्मा का हमें गर्मी नहीं लगे, तो ऐसा रंग होता है सफ़ेद रंग। ठीक है, इसलिए सफ़ेद रंग का कपड़े का प्रयोग किया जाता है टेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व इनमें से किससे होता है? तो एक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व सूर्य से शुरू होता है। दोस्तों, सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पादक के रूप में भोजन उत्पादित करते हैं, जिसे शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं और मांसाहारी की मृत्यु के पश्चात अपघटक उन्हें अपघटित कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से उत्पादक, उत्पादक के पश्चात शाकाहारी, मांसाहारी, देन अपघटक, जिसे ही हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा विद्युत धारा विद्युत अपघट्य में प्रवेश करती है कहलाता है। तो वह इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा विद्युत धारा विद्युत अपघट्य में प्रवेश करती है एनोड कहलाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, एक तो एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड पर पॉजिटिव साइन होता है और कैथोड पर नेगेटिव साइन होता है। तो विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो एनोड के द्वारा, मतलब पॉजिटिव से प्रवेश करती है। और विद्युत धारा किस ओर गमन करती है? तो विद्युत धारा हमेशा धनावेश की ओर गमन करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं तो उसकी जिस ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन की गति करने के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की गति करने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा हमेशा गमन करती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एक की पहचान करें जो सभी 3 अवस्थाओं ठोस, तरल और गैस में मौजूद हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। जल ऐसा होता है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तांबे की चम्मच को चांदी के साथ विद्युत अपघट्य करने के लिए निम्न में से किसे विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करेंगे? तो दोस्तों, तांबे की चम्मच को चांदी के साथ विद्युत अपघट्य करने के लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का उपयोग करना होगा। अगर आप हमारी वीडियो सिलसिलेवार तरीके से पहले वीडियो से अभी तक देखा होगा तो इस प्रकार के हमें ये तीसरा चौथा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है विद्युत अपघट्य के विलयन के रूप में, और ये तो रिपीटेड प्रश्न है, एक बार ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3।
AgNO3 जिसका फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का, इसके विलयन का उपयोग हमें करना होगा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक विमान उड़ान भरता है तो कुछ लोग कान में तेज दर्द की शिकायत करते हैं, इसका कारण है। तो एक विमान उड़ान भरता है जब वायु दाब में अचानक परिवर्तन के कारण कुछ लोग कान में तेज दर्द की शिकायत करते हैं। वायु दाब में अचानक परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है कि उड़ते हुए विमान में बैठे हुए यात्रियों को हमारा आकाश किस कलर का दिखाई देता है। तो उन्हें हमारा आकाश काला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर जो होता है कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पृथ्वी से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और वो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होता है। अब ऊपर वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का रंग प्रकीर्णित नहीं होगा, इसलिए वहां पर बैठे यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। मरुस्थल के पौधों में शल्क या शूल जैसी पत्तियां होती है, कारण दीजिए। तो मरुस्थलीय पौधों में शल्क या शूल जैसी पत्तियां होती है, इसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को कम करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल की हानि होती है उसे कम करने के लिए मरुस्थलीय पौधों में शल्क या शूल जैसी पत्तियां होती है। ठीक है, और दोस्तों आपको एक और बात याद रखना है, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह में पाए जाने वाले जो एपिडर्मिस होते हैं वो क्यूटिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, और जो अपने अन्य पौधे होते हैं, मतलब गैर मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनमें लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में क्यूटिन और हमारे गैर मरुस्थलीय पौधों में लिग्निन नामक परत होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धनुष तानने के लिए तीरंदाज द्वारा लागू बल एक उदाहरण है, इसका। तो धनुष तानने के लिए तीरंदाज द्वारा पेशी बल लगाया जाता है। ठीक है, और आपने इस प्रकार प्रश्न और सुना होगा कि ताने गए धनुष में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, क्योंकि धनुष को खींचने के कारण उसमें स्थिति के कारण ऊर्जा आती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा रहती है। परंतु उसके खींचने के लिए हम किस प्रकार का बल लगाते हैं, तो हम अपने द्वारा पेशी बल लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है तब ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है, इसके परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका संचय होता है। तो जब मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है तो ग्लूकोज के अपूर्ण दहन के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमारे एक्सरसाइज करने के दौरान या जब भी हम हार्ड वर्क कठिन वर्कआउट कर लेते हैं तो उस समय अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति चाहिए होती है, जो कि नहीं हो पाती है, इसलिए हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आने का, क्रैम्प का कारण बनता है यही लैक्टिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब पूर्ण आपूर्ति होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड हम अपशिष्ट के रूप में बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पीने के लिए योग्य एवं स्वास्थ्य जल है। तो पीने के लिए सबसे योग्य और स्वास्थ्य जल ताज़ा जल होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, सिंपल सा प्रश्न है, ताज़ा जल पीने के लिए योग्य और स्वास्थ्य जल होता है। आसुत जल का हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसे कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि आसुत जल का हमें क्या पिछली वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, वनोन्मूलन के परिणाम जो जीवों के उत्तरजीवित के लिए मुख्य खतरा है। तो वनोन्मूलन से तो सभी ऐसे ही परिणाम होंगे दोस्तों जो उत्तरजीविता के लिए खतरा होंगे, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो ही जाएगा। वनोन्मूलन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है वो यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है। अब पौधे ही नहीं होंगे तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ नहीं जाएगी, तो इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी। मृदा अपरदन, पौधे जो रहते हैं मृदा को पकड़ कर रखते हैं। ठीक है, जिसे मृदा अपरदन नहीं होता है, और अनावृष्टि तो है नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वनोन्मूलन के परिणाम जो उत्तरजीविता के लिए मुख्य खतरा है, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हम बोलते हैं हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसा होता है क्योंकि हमारे घोष तंत्री कंपन करते हैं। आपको सीधी सी भाषा में याद रखना है, जिस भी यंत्र द्वारा ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसमें कंपन होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, क्योंकि ध्वनि कंपन के कारण ही उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है जो वायु या निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस, द्रव या गैस हो। ठीक है,
सबसे ज़्यादा धोने की चाल ठोस में होती है। तो आपको ये सभी बातें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जानवर ऊन नहीं देता है? भेड़, ऊंट और याक ये सभी ऊन देते हैं दोस्तों। चिंपांजी एक ऐसा जानवर होता है जो ऊन नहीं देता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंपांजी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण हमेशा बनाता है। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी और खड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समतल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा, पार्श्व में उल्टा, वस्तु के बराबर। वस्तु जितनी दूर समतल दर्पण से खड़ी है उतनी दूर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपने भी देखा होगा जब भी हम कॉम करते हैं तो हम मिरर को देखते हैं, तो हम अगर कॉम राइट हैंड में पकड़े हुए रहते हैं तो हमें मिरर में लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे ही पार्श्व में उल्टा बोलते हैं। पार्श्व में उल्टा किसे बोलते हैं? राइट साइड का लेफ्ट साइड में दिखना ही पार्श्व में उल्टा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। जितनी दूरी पर हम प्रतिबिंब दर्पण के आगे खड़े हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा और पार्श्व में उल्टा बनता है। दर्पण में तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो सीधी सी बात है वो आभासी बनेगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअली बनता है। ठीक है दोस्तों, सीधा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक तार में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है इस पर। तो एक तार में उत्पादित ऊष्मा से क्या मतलब है? जब भी ऊष्मा कब उत्पन्न होगी? जब भी विद्युत धारा के मार्ग में कोई ना कोई प्रतिरोध आएगा। प्रतिरोध आने पर ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। सही है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सीधी सी बात है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ पर मतलब किस प्रकृति का तार है उस पर निर्भर करता है, और मोटाई पर भी निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती, एल के समानुपाती, और उसके क्षेत्रफल मतलब मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एल अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऊष्मा से सीधी सी बात मैंने बोला प्रतिरोध क्यों होता है, क्योंकि ऊष्मा के कुछ सकारात्मक उपयोग भी होते हैं दोस्तों। जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, इलेक्ट्रिक प्रेस उसका काम ही होता है ऊष्मा उत्पन्न करना। तो उसमें पूर्णतः प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, जब तक प्रतिरोध नहीं आएगा विद्युत धारा के मार्ग में तब तक ऊष्मा उत्पादित नहीं होगी। इसलिए ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है इन सभी कारकों पर जिन पर प्रतिरोध भी निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक उदाहरण जहाँ चालक एवं ऊष्मारोधी दोनों उपयोगी होते हैं। तो एक उदाहरण जहाँ चालक एवं ऊष्मारोधी दोनों उपयोगी होते हैं, ये दोनों हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्लास्टिक पदार्थ में बंद बिजली के तार, बेकलाइट हैंडल वाला नॉन स्टिक पेन, दोनों चालक एवं ऊष्मारोधी दोनों उपयोग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में असमर्थ हैं, अन्य जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते, अन्य जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, और ये सभी परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों का कुछ उदाहरण हम देते हैं, जैसे कि हो गया अमरबेल। ठीक है, ये दूसरे पौधों को होस्ट बॉडी के रूप में यूज करके उसके सभी पोषक तत्व स्वयं ग्रहण करने लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उस धातु का चयन कीजिए जो आघात वर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करती है। तो ऐसी धातु जो आघात वर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करती है, पारा हो जाएगी। पारा एकमात्र धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आघात वर्धनीयता से क्या मतलब है? मतलब किसी भी धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदल देना। चादर के रूप में बदलना आघात वर्धनीयता कहलाती है, और खींचकर तार के रूप में बदलना तन्यता कहलाती है। दोनों कौन सी धातु में सर्वश्रेष्ठ होती है, उच्चतम पाई जाती है? तो दोनों गुण जो है सोना में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य धातु होती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हमारा अगला प्रश्न है, बायोफिल्म निम्न के द्वारा वनस्पति के रूप में पुनरुत्पादित होने में सक्षम है। तो बायोफिल्म पत्तियों के कोर में उपस्थित कलियों के द्वारा वनस्पति के रूप में पुनरुत्पादित होने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, एक जल चक्र में घटनाओं का अनुक्रम है। तो एक जल चक्र में घटनाओं का अनुक्रम है वाष्पन, संघनन, देन वर्षण। ठीक है, सबसे पहले
पृथ्वी पर उपस्थित जल का वाष्पीकरण के द्वारा वाष्पन होता है, फिर संघनन होता है और वर्षा के रूप में वही जल वापस आ जाता है। इसे हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, वन अधिकारी वन में कुछ पशुओं की उपस्थिति की पहचान कैसे करते हैं? तो वन अधिकारी वन में उपस्थित पशुओं की पहचान उनके मल और पदचिन्ह के द्वारा करते हैं। अगर आपने डिस्कवरी पे आने वाला मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर आसानी से बन जाएगा। वन अधिकारी जो रहते हैं वो वन में पशुओं की उपस्थिति की पहचान उनके मल और पदचिन्ह द्वारा करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, वे कारक जिनका चक्रवात के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे कारक जिनका चक्रवात के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, ये तीनों हो जाएंगे, वायु की गति, वायु की दिशा और तापमान। ये तीनों कारक चक्रवात के विकास में योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम रिवीजन कर लेते हैं। आप भी स्वयं चेक कर पाएंगे कि आपको कितने प्रश्न बन रहे हैं। नहीं भी आता हो तो आपको करने का ट्राई करना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो हमारा पहला प्रश्न था, जल को धारण करने की क्षमता इसमें उच्चतम है। सक्रिय आपंग प्रक्रिया में भुक्तशेष जल का उपचार किसके साथ अंतर्निहित है? हमारा अगला प्रश्न था, वस्तु को समान गति से संचालित रखने के लिए आवश्यक बल का एक माप संस्तर है। गर्मियों के दौरान कैंपिंग के स्थान पर काले कपड़े से बने टेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको इसका कारण बताना है। एक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व इनमें से किससे होता है? वह इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा विद्युत धारा विद्युत अपघट्य में प्रवेश करती है कहा जाता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा विद्युत धारा विद्युत अपघट्य में प्रवेश करती है, उसका नाम आपको बताना है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। निम्न में से एक की पहचान करें जो सभी तीन अवस्थाओं ठोस, तरल, गैस में मौजूद हो सकता है। तांबे की चम्मच को चांदी के साथ विद्युत अपघट्य करने के लिए निम्न में से किसे विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करेंगे? जब एक विमान उड़ान भरता है तो कुछ लोग कान में तेज दर्द की शिकायत करते हैं, इसका कारण है। मरुस्थल के पौधों में शल्क या शूल जैसी पत्तियां होती हैं, कारण दीजिए। धनुष तानने के लिए तीरंदाज द्वारा लागू बल एक उदाहरण है इसका। जब मांसपेशियों तक ऑक्सीजन आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती तब ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका संचय होता है? मतलब इस प्रोसेस के द्वारा क्या बन जाता है आपको बताना है। पीने के लिए योग्य एवं स्वास्थ्य जल कौन सा होता है? वनोन्मूलन के परिणाम जो जीवों में उत्तरजीविता के लिए मुख्य खतरा है, जीवों की उत्तरजीविता के लिए मुख्य खतरा है, आपको बताना है। जब हम बोलते हैं हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसा होता है क्योंकि घोषतंत्री के किस प्रकार की क्रिया के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा जानवर ऊन नहीं देता है? एक समतल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? एक तार में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? एक उदाहरण जहां चालन एवं ऊष्मारोधी दोनों उपयोगी, आपको बताना है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में असमर्थ हैं, अन्य जीवित पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं और ये क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। उस धातु का चयन कीजिए जो आघातवर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करती है। तो ऐसी धातु जो आघातवर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करती है, आपको बताना है। बायोफिल्म के द्वारा वनस्पति के रूप में पुनरुत्पादित होने में सक्षम है। बायोफिल्म निम्न में से किसके के द्वारा पुनरुत्पादित होने में सक्षम है, आपको बताना है। एक जल चक्र में घटनाओं का अनुक्रम है। जल चक्र किस प्रकार की क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है, आपको बताना है। वन अधिकारी वन में कुछ पशुओं की उपस्थिति की पहचान कैसे करते हैं? और हमारा अंतिम प्रश्न था, वे कारक जिनका चक्रवात के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, आपको बताना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।